देखो, भारत में केंद्र सरकार और अन्य सभी राज्यों की सरकारें क्या करने जा रही हैं, इस धीरे धीरे इस लॉकडाउन को खोलने का प्रयास कर रही हैं। तो धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने का प्रयास कर रही हैं। तो उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की सरकार क्या करने जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ, कि जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं उनमें काम की शुरुआत हो। अब फैक्ट्रीज में काम की शुरुआत हो तो फैक्ट्रीज में सबसे मुख्य कौन है? लेबर, मजदूर वर्ग। तो अधिकतर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि भाई ये जो लेबर से जुड़े हुए जो कानून होते हैं ना, यानी कि मजदूर वर्ग से जुड़े हुए, फैक्ट्री से संबंधित जो कानून हैं, उन कानूनों में जो है काफ़ी सारी ढील देने की कोशिश कर रही है। यानी कि मजदूर वर्ग के जो हित होते हैं उनकी उपेक्षा करने की कोशिश कर रही है। जैसे भाई सरकार क्या चाह रही है, राज्यों की सरकारें, जैसे यूपी की सरकार हो गई या एमपी की, कि भाई जैसे मजदूर हैं उन्हें 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो वो क्या जो है तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं साहब, आर्थिक गतिविधियां पहले से ही ठप्प पड़ी है, तो नहीं, मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जाए। इसके अलावा मजदूरों की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई जैसे मजदूर हैं, वे काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर क्या है, जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए शिशु गृह होता है ना, तो शिशु गृह की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर एक तरीके से फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जो ज़रूरत हो रही है, तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मजदूर वर्ग से संबंधित ज़्यादातर जो कानून बने हुए हैं ना, उन कानूनों की उपेक्षा की जा रही है। तो उसी के संबंध में एडिटोरियल में चिंता व्यक्त की गई है कि भाई कोरोना वायरस के दौर में सबसे ज़्यादा जो चोट पड़ी है वो किस पे पड़ी है? वो पड़ी है मजदूर वर्ग पे। मजदूर वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उस आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करने के दौरान भी यदि जो है हम मजदूर के हितों का ध्यान न रखें, तो ये क्या है? उसका तिरस्कार है, कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है तिरस्कार, या फिर किसी के प्रति जो घृणा का भाव होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट। तो उसी के लिए टाइटल दिया गया है कंटेम्प्ट फॉर लेबर। यानी कि वर्तमान में ये राज्य सरकारें जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, यह एक तरीके से मजदूर वर्ग के प्रति तिरस्कार है, यानी कि मजदूर वर्ग के प्रति एक तरीके से घृणा है। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, आर्थिक गतिविधियों की जो है शुरुआत की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि जो मजदूर वर्ग है उसकी जो बेसिक और बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका भी ठीक तरह से ध्यान रखा जाए। अब देखते हैं एडिटोरियल में क्या बात की जा रही है। तो कंटेम्प्ट फॉर लेबर, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्तमान में राज्य सरकारें ये जो मजदूर वर्ग से संबंधित जो हमारे लेबर लॉज हैं, इनकी जो उपेक्षा करने की कोशिश कर रही है ना, तो यह एक तरीके से मजदूर वर्ग के प्रति तिरस्कार है। सेंटर शुड नॉट अलाउ एग्जम्पशंस, एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, फ्रॉम वेलफेयर लॉस। वेलफेयर लॉस का मतलब है कि मजदूरों के, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, कि भाई ये जो मजदूरों के कल्याण से संबंधित जो कानून है ना, उनको कहा गया है वेलफेयर लॉस फॉर वर्कर्स मूटेड बाय स्टेट्स। मूट, यहाँ पे मूट शब्द का मतलब है एक तरीके से प्रश्न उठाना, है ना, किसी बहस करना, कि कोई मुद्दा उठाना, उस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए कोई मुद्दा उठाना, उसको बोलते हैं मूट। तो केंद्र सरकार को यह अलाउ नहीं करना चाहिए, कि अलाउ नहीं करनी चाहिए कि भाई जो भी मजदूरों के कल्याण से संबंधित जो भी कानून है ना, उन कानूनों में किसी भी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। ये जो प्रश्न राज्यों के द्वारा उठाए जा रहे हैं ना, मजदूर संबंधित जो कानून से संबंधित जो प्रश्न है, तो उन कानूनों में जो है छूट नहीं देनी चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं कि एट ए टाइम व्हेन एवरीवन इज अवेटिंग एन अर्ली एंड टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय द ग्लोबल पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। ये कहा गया है कोरोना वायरस के लिए ना, वैश्विक महामारी। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर जब प्रत्येक व्यक्ति यह इंतजार कर रहा है, किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा है? एन अर्ली एंड अर्ली एंड कि मतलब जल्द से जल्द समाप्त हो, टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि वर्तमान में स्वास्थ्य संकट और आर्थिक संकट किसके द्वारा बना हुआ है? कॉज्ड बाय, किसके द्वारा? जो कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के द्वारा निर्मित हुआ है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारा आर्थिक संकट और हमारा स्वास्थ्य संकट समाप्त हो। द इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित, ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स आर वंस अगेन सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड। ऐसे दौर में ये जो मजदूर वर्ग हैं, इनके हित, और ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, इनके हित एक बार फिर से वंस अगेन सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का त्याग करना। तो एक तरीके से मजदूर वर्ग या काम करने वाले जो लोग हैं,
उनके हितों का बलिदान जो है फिर दोबारा से किया जा रहा है कि भाई एक पहली बार तो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, वो बहुत ज़्यादा मार पड़ी उन पर, कोरोना वायरस जो है बहुत बुरी तरीके से उनको झेलना पड़ा। जो दैनिक मजदूर हैं उनको दैनिक मजदूरी नहीं मिल पाई, बहुत परेशान रहे। और दोबारा से अब जब हम आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर दोबारा से मजदूर वर्ग जो है उनके हित दाव पे लगे हुए हैं। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होता है पुनर्जीवन, है ना, फिर से जी उठना, उसको बोलते हैं रिवाइवल, है ना। तो द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर। फोर्स्ड क्लोजर का फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसे आप फोर्स करते हो ना, जिसे जबरदस्ती करते हो, क्लोजर यानी बंद कर देना। तो द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कि भाई पुनः शुरुआत करना, किसकी, ये जो व्यापार से संबंधित या जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनकी पुनः से शुरुआत करना आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर इज इंडीड ए की। अब देखो ये जो इज आया है ना, ये इज किसके लिए आया है, ये इज आया है रिवाइवल के लिए, कि पुनर्जीवन की शुरुआत करना। इज यह जो है पुनर्जीवन करना, पुनर्जीवन देना जो है वास्तव में, इंडीड वास्तव में एक की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक तरीके से उद्देश्य, टू बी अचीव्ड। पुनर्जीवन को प्राप्त करना एक प्रमुख उद्देश्य है जिसे कि पाया जाना है ना, टू बी अचीव्ड, जिसे कि पाना है। अब रिवाइवल किसका, पुनर्जीवन किसका, ये जो हमारी बिजनेस और ये जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पाना। आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर, यहाँ पे कहा गया है कि भाई कोरोना वायरस के चलते कई सप्ताह हो गए लॉकडाउन लगे हुए, अब जो है हम चाहते हैं कि दोबारा से जी उठे हमारी आर्थिक गतिविधियां। तो उन जी उठने के लिए जो जरूरी है वो जरूरी है ये जो उद्देश्य है ना रिवाइवल करना, ये हमारा उद्देश्य जो है प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जिसे कि पाया जाना है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है। हाउएवर इट इज अमोरल, अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन। एक तो होता है जब आप सिद्धांतों के साथ बात करो, और दूसरी होती है सिद्धांत रहित बातें, है ना, उनको हम बोलेंगे अमोरल। तो हालांकि इट इज अमोरल एंड परवर्स, परवर्स का मतलब होता है विकृत। एक तो होता है बिल्कुल ठीक ढंग से आप चीजों को करो, एक होता है विकृत। तो इट इज अमोरल एंड परवर्स ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, कि भाई कुछ राज्यों को अगर हम देखें तो यह जो है नीतिहीन मालूम पड़ता है, ये जो है विकृत मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है विकृत, टू एड्रेस, कि भाई ये जो राज्य जो है ना, काफ़ी सारे राज्य ये समाधान करना चाहते हैं। यहाँ पे एड्रेस का मतलब है हल करना किसी चीज़ को। टू एड्रेस दिस नीड, कौन सी नीड, यही नीड कि भाई हमें क्या करना है, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पुनरुज्जीवित करना है। तो ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को पुनरुज्जीवित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है ठीक तरीके अपनाए जाने चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है। हाउएवर इट इज़ अमोरल एंड परवर्स ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट टू एड्रेस दिस नीड बाय ग्रांटिंग, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना। स्वीपिंग, यहाँ पे इस स्वीपिंग का मतलब है व्यापक, विस्तृत। एग्जम्पशन का मतलब है छूट। फ्रॉम लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस का मतलब है कानूनी प्रावधान। एम्ड एट प्रोटेक्टिंग, एम का मतलब है भाई कानूनी प्रावधान जिनका की उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज, कि भाई काफ़ी सारे हमारे कानूनी प्रावधान हैं, वो कानूनी प्रावधान हमने क्यों बना रखे हैं, क्या उद्देश्य है उन कानूनी प्रावधानों का, ये जो लेबरर्स हैं यानी कि ये जो मजदूर वर्ग हैं इनको प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना। एंड एम्प्लॉयज़, और जो भी ये एम्प्लॉय होते हैं यानी कि ये जो काम करने वाले लोग होते हैं फैक्ट्रीज में, इनके हितों की रक्षा के लिए जो काफ़ी सारे कानून बने हुए हैं, तो उन कानूनों में छूट देने की कोशिश कर रहे हैं कौन, काफ़ी सारे राज्य। तो ये काफ़ी गलत है। इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट, तो फैक्ट्रीज हो गई या फिर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई या फिर इसी तरह के अन्य जो संस्थान हैं, इन संस्थानों में मजदूरों के हितों से जुड़े हुए जो कानून हैं, इन कानूनों में काफ़ी व्यापक मात्रा में छूट देने की काफ़ी सारे राज्य जो है कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश जो है यह अमोरल है, यह कोशिश जो है परवर्स है, ये विकृत है ये कोशिश, और ये सिद्धांतहीन है। आगे देखते हैं कि अब देखो फॉर एग्जाम्पल देखिए एडिटोरियल समझाता है। मध्य प्रदेश हैज़ एम्बार्क्ड ऑन, अब ये जो शब्द आया ना एम्बार्क ऑन, इसका मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना, है ना, शुरुआत करना। मध्य प्रदेश हैज़ एम्बार्क्ड ऑन ए प्लान, कि मध्य प्रदेश क्या है, एक प्लान को लेके आया है। क्या प्लान है मध्य प्रदेश का, टू गिव ए बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना। जैसे आप बूस्ट पीते हो ना तो उससे ताकत मिलती है, तो वही है बूस्ट का मतलब, किसी को ताकत देना, किसी को सहारा देना।
टू गिव ए बूस्ट टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो मध्य प्रदेश ने एक जो है नई यात्रा की शुरुआत की है, एक नया प्लान लेके आया है मध्य प्रदेश। क्या करना चाह रहा है मध्य प्रदेश? जो है बिजनेस, व्यापार को और ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसको जो है सहारा देने की कोशिश कर रहा है। किस माध्यम से? बाय अलाउइंग यूनिट्स, कि भाई ये जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो भी इकाइयाँ हैं ना, उनको परमिशन दे रहा है मध्य प्रदेश टू बी ऑपरेटेड विदाउट मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट कि ये जो फैक्ट्री से संबंधित जो कानून है, इस कानून के तहत काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, इन काफ़ी बातों की जो है उपेक्षा की जा सकती है, ऐसा मध्य प्रदेश कह रहा है। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई काफ़ी सारी जो इकाइयाँ हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, उनको ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है कि भाई आप अपनी कार्य जो है कर सकते हो। और ये जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हैं, जो काफ़ी सारी ज़रूरतें जो पूरी करनी होती हैं फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, उनमें छूट देने की कोशिश मध्य प्रदेश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड का मतलब होता है और बढ़ जाना और विस्तारित कर देना किसी चीज़ को, मैं एक्सटेंड टू 12 आवर्स है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्किंग आवर्स, कि भाई जो काम करने के जो घंटे हैं ना, उनको 12 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीड ऑफ 8 है ना, 8 घंटों की बजाय काम करने के जो घंटे उन्हें 12 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। एंड वीकली ड्यूटी अप टू 72 आवर्स, और जो साप्ताहिक ड्यूटी होती है उसको 72 घंटों तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो अब जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं, वो फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहते हैं, उनमें जो है कुछ प्रावधान है कि भाई मजदूर से आप 8 घंटे काम लोगे, उसे ये सुविधाएं प्रोवाइड कराओगे। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इन बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं। गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिमार्क यानी टिप्पणी, गोइंग बाय कि भाई अगर हम इसको देखें कि ये जो अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो टिप्पणी की हुई ना, इस टिप्पणी को देखते हुए है ना, इस टिप्पणी के अनुसार क्या कहा है इस टिप्पणी में मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, इट अपियर्स, तो इस टिप्पणी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, इट अपियर्स ऐसा प्रतीत होता है, द स्टेट हैज़ यूज्ड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, कि भाई ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है, इस एक्ट का जो सेक्शन 5 है, इस सेक्शन 5 का प्रयोग किया है किसने? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब देखते हैं ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है, इसके सेक्शन 5 में क्या बातें कही गई हैं। इसमें ये बातें कही गई हैं, विच परमिट्स एग्जाम्पशन का मतलब है छूट, फ्रॉम इट्स प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, फॉर 3 मंथ्स, विच परमिट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजंस फॉर 3 मंथ, कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट जो है, उस फैक्ट्रीज एक्ट का जो सेक्शन 5 है, वह सेक्शन 5 जो है छूट देता है, विच परमिट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजंस, कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट के जो प्रावधान है उनमें जो है छूट दी जा सकती है, कितने दिनों के लिए? 3 मंथ्स के लिए, है ना। इन द होप, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश जो है वो ये आशा करता है, इन द होप दैट द सेंटर वुड अप्रूव, कि भाई मध्य प्रदेश ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसमें ये जो छूट देगा ना, इन छूट को एक तरीके से केंद्र सरकार से भी अप्रूवल मिल जाएगा। इन द होप, इस आशा में, दैट द सेंटर वुड अप्रूव, कि भाई जो केंद्र सरकार है ये भी जो है अप्रूवल दे देगा, अपनी सहमति दे देगा। सच सस्पेंशन का मतलब है स्थगित करना, किसी चीज़ को टेम्परेरी समय के लिए होल्ड कर देना है ना, टेम्परेरी होल्ड कर देना किसी चीज़ के लिए, फॉर एटलीस्ट 1000 डेज, कि कम से कम 1000 दिनों के लिए, लगभग 3 सालों के लिए, कि भाई मध्य प्रदेश ने तो जो है थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए ये कानून, और मध्य प्रदेश जो है ये उम्मीद भी कर रहा है कि भाई केंद्र सरकार भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के कदम को जो है एक तरीके से मंजूरी दे देगा। कितने दिनों के लिए? लगभग 3 सालों के लिए। आगे देखो एडिटोरियल क्या बात करता है। एडिटोरियल ये कहना चाहता है आगे कि भाई ये जो सेक्शन 5 फैक्ट्रीज एक्ट का जो सेक्शन 5 है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं? कि भाई कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियों में फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो कानून है उनमें छूट दी जा सकती है, लेकिन कब दी जा सकती है वो छूट? हाउएवर दिस एग्जम्पशन कैन बी गिवन, हालांकि ये जो छूट है ये दी जा सकती है ओनली ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी, सार्वजनिक आपातकाल के समय, डिफाइंड इन ए लिमिटेड वे। अब ये सार्वजनिक पब्लिक इमरजेंसी क्या है, इसको भी परिभाषित किया गया है बहुत ही सीमित अर्थों में, इन ए लिमिटेड वे, एज ए थ्रेट, कि भाई जब कभी खतरा महसूस हो टू सिक्योरिटी, कि भाई जब किसी राज्य को कभी खतरा महसूस हो ड्यू टू वार, कि भाई जैसे युद्ध होने की हालात नज़र आ रहे हैं, और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है बाहरी आक्रमण, कि कभी बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति नजर आए ना, तो सिर्फ
ये ही परिस्थिति है जब आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो नियम बने हुए हैं उनको सस्पेंड कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तरीके से अभी हाल ही में इस कोरोना वायरस का हवाला देते हुए ये जो कानून है मजदूरों के लिए, इनको जो है सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड, उत्तर प्रदेश ने तो जो है इस बात को अप्रूवल दे दी है ना, उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ का अनुमोदन कर दिया है। उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, सस्पेंडिंग फॉर 3 ईयर्स ऑल लेबर लॉज। अब देखो उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिया है कि जो भी मजदूर वर्ग से जो जुड़े हुए जो कानून हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, कितने दिनों के लिए, 3 साल तक के लिए। सेव ए फ्यू वंस रिलेटिंग टू द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड। अब देखो ये जब पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा करो कि भाई देखा करो कि अच्छा रिलेट के साथ जो है टू प्रीपोजिशन लगता है ना, कि रिलेट टू मतलब संबंधित होना। तो ये क्या है, क्लोज टेस्ट भरने में काम आएंगे आपके, क्लोज टेस्ट या ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, फिलर आते हैं, उनको भरने में काफ़ी काम आएंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, जो भी लेबर लॉ से जुड़े हुए जो भी कानून है उसको सस्पेंड कर दिया है, कितने दिनों के लिए, 3 साल के लिए। बस कुछ कानून हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया गया है, जैसे कि एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब क्या होता है, एबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी चीज़ को खत्म कर देना। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, इसको समझना ये क्या होता है, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि भाई जैसे आपने किसी व्यक्ति से कोई उधार लिया, अब आप उस उधारी को चुका नहीं पाए, तो आप क्या करोगे, बदले में उस व्यक्ति के घर मजदूरी करते रहोगे। होता था ना पहले पिछले ज़मानों में कि भाई क्या है कि भाई जैसे कोई सेठ है या कोई बड़े साहूकार हैं, इन्होंने किसी मजदूर वर्ग को उधार दे दिया, अब मजदूर जो है उधार नहीं चुका पा रहा, तो वो मजदूर से बोलते हैं कि भाई ठीक है तो उधार नहीं चुका पा रहा तो मेरे घर रह के जो है काम करेगा ज़िंदगी भर, है ना। उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से ये जो है ना बॉन्डेड लेबर का मतलब एक तरीके से गुलामी में जो है काम करना, कि किसी के गुलाम बन जाना और उसके यहाँ पे काम करते रहना। तो चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए जो कानून हैं, इसके अलावा बॉन्डेड लेबर से जुड़े हुए जो कानून हैं, या फिर ये जो महिलाएं जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मेहनताना मजदूरी, बिसाइड्स के अलावा, कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना या फिर क्षतिपूर्ति, टू वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उस काम करने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हर्जाना देना पड़ता है। तो बस ये कुछ 2-3 कानून हैं, इन 2-3 कानूनों को छोड़ के बाकी जो भी कानून है उन सारे कानूनों को यूपी ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। कि भाई एक तो जो है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है काम करते दौरान तो उसको हर्जाना देना, इसके अलावा महिला और ये जो बच्चों से संबंधित जो कानून बने हुए हैं ना लेबर लॉ, इनको जो है बनाए रखा गया है, और बाकी कानूनों सबको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट्स सजेस्ट कि हमको कुछ जो रिपोर्ट्स मिली है, जो कुछ जानकारी मिली है वो बताती है, रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट सेवरल का मतलब होता है कई, राज्य आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि भाई ये जो यूपी सरकार ये जो अध्यादेश लाई है ना, तो ये जो यूपी सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम का पालन जो है अन्य राज्य सरकारें भी करने की कोशिश कर रही हैं, और क्या जो है हवाला दे रही हैं, इन द नेम ऑफ, है ना, इन द नेम ऑफ मतलब किसकी आड़ में, बूस्टिंग मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, किसी में जान डालना, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यही एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि रिपोर्ट्स सजेस्ट कि भाई ये जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अभी जो हमें रिपोर्ट जानकारी हमें मिली है, वो जानकारी हमें ये बताती है कि काफ़ी सारे राज्य जो हैं वह फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इसी उदाहरण को, और इसी उदाहरण को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि साहब हम जो कुछ करना चाह रहे हैं वो आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आगे देखते हैं। Changes in the manner in which labor laws operate in a state may require the center's assent. Assent का मतलब है सहमति, अप्रूवल, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो मजदूर लोगों से जुड़े हुए जो कानून है ना, लेबर लॉज हैं, इनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो चेंजेस इन द मैनर इन विच लेबर लॉज ऑपरेट, मतलब कि भाई लेबर लॉज जिस तरह से ऑपरेट होते हैं, जिस तरह से लेबर लॉज जो है काम करते हैं, तो उनमें अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शायद में रिक्वायर कि भाई आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसकी, केंद्र सरकार की परमिशन लेने की। वन होप्स द सेंटर विच इज परस्यूइंग अ लेबर लॉज। तो वन होप्स का मतलब है कि भाई हम जो है ना, कि व्यक्ति जो है आशा कर सकता है ना, वन होप्स का मतलब है कि भाई कोई साधारण व्यक्ति जो है वो आशा कर सकता है, वन होप्स द सेंटर विच इज परस्यूइंग
परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना, किसी चीज़ को जो है पाने की कोशिश करना। तो सेंटर जो है क्या पाने की कोशिश कर रही है, परस्यूइंग है लेबर रिफॉर्म एजेंडा। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, लेबर रिफॉर्म एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, कि भाई केंद्र सरकार जो है काफ़ी टॉपिक्स हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर काम करने में लगी हुई है। उसी में जो है एक तरीके से ये जो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए जो कानून है ना, उनके सुधार से संबंधित एजेंडा भी उसकी सूची में है। थ्रू कॉन्सोलिडेटेड कोड्स फॉर वेज। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है समेकित, एकीकृत कोड्स फॉर वेजेस, कि भाई ये जो मजदूरों को जो वेजेस, जो तनख्वाह दी जाती है, जो मजदूरी दी जाती है ना मजदूरों को, वो क्या है समान रूप से दी जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि भाई ये जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, इनसे जुड़ी हुई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल का सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि भाई जो व्यवसाय है, जिस काम में आप लगे हुए हो, वहाँ पर आपका सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, है ना, और काम करने से जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं, है ना, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार जो है क्या करने की कोशिश में लगी हुई है, केंद्र सरकार जो है मजदूरों के हित से जुड़े हुए जो नियम हैं उन नियमों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है कि भाई जो मजदूर हैं उनको समान मजदूरी प्राप्त हो। इसके अलावा जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं वहाँ पर उनकी जो है सेफ्टी का जो है पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, है ना। तो ऐसी तो कोई व्यक्ति जो है वो ये आशा कर सकता है कि केंद्र सरकार जो कि मजदूरों से जुड़े हुए हितों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, वुड नॉट रीडली एग्री टू होलसेल एग्जेम्पशन, वह आसानी से तैयार नहीं होगी। वुड नॉट रीडली एग्री, रीडली मतलब है बिल्कुल आसानी से मान जाना। एग्री टू का मतलब है सहमत हो जाना। ध्यान देना, जब आप किसी भी बात पर सहमत होते हो ना तो एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो, और जब आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत होते हो तब आप एग्री विथ का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो। तो व्यक्ति ये उम्मीद कर सकता है कि भाई केंद्र सरकार जो कि मजदूरों के हितों के लिए प्रयास कर रही है वह आसानी से राजी नहीं होगी। किस बात पर? होलसेल एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशन का मतलब है छूट, होलसेल का मतलब है बिल्कुल थोक में, है ना। होलसेल का यहाँ पर होलसेल का मतलब बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से ये जो राज्य सरकारें छूट देने की बात कर रही है ना, तो राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जो है आसानी से राजी नहीं होगी, है ना, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। फ्रॉम लीगल सेफगार्ड। सेफगार्ड्स का मतलब, लीगल सेफगार्ड का मतलब है कि एक तरीके, सेफगार्ड का क्या मतलब है? बचाव, कि लीगल सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर, कि भाई ये जो वर्कर्स हैं, ये जो कामगार हैं, इनको अफोर्ड, है ना, इनको एक तरीके से उपलब्ध कराता है कि भाई जो मजदूर हैं इनको जो है कानूनी बचाव, है ना, कि भाई मजदूरों की जो है उनको प्रोटेक्शन मिल सके। इसके तहत जो भी कानून बने हुए हैं ना, इनमें जो है केंद्र सरकार जो है ज़्यादा छूट नहीं देगी, इस बात की हम जो है उम्मीद कर सकते हैं। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है ना। आगे देखते हैं। द मोस्ट इग्रीजियस का मतलब होता है बेहद खराब। द मोस्ट इग्रीजियस एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, ऑफ द कंट्रीज रेस्पॉन्स के बाद में अक्सर टू प्रीपोजिशन आता है। रेस्पॉन्स टू का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना। कंट्रीज रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक वाज, अब देखो, द मोस्ट इग्रीजियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक वाज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन का मतलब है वर्ग। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो आसानी से किसी की चपेट में आ जाए, है ना, जो आघात योग्य हो, है ना, उसको बोलते हैं वल्नरेबल, है ना, बहुत ही कमज़ोर। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि साहब द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज, कि हमने ये जो कोरोना वायरस था, इस कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए जो जो हमने कदम उठाए ना, उन कदमों में सबसे खराब पहलू जो था वो पहलू था, तो यहाँ पे देखो ये जो वाज लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है एस्पेक्ट के लिए, है ना, कि भाई जो सबसे खराब पहलू था, वो खराब पहलू कौन सा था हमारे देश का? सबसे खराब पहलू था कि हम अयोग्य रहे। किस चीज़ में हम अयोग्य रहे साहब? इनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, कि समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको बचाने में, है ना, उसकी रक्षा करने में हम जो है एक तरीके से नाकामयाब रहे। एंड इट्स वास्ट का मतलब होता है व्यापक, एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स का मतलब है यही, मतलब ये जो मजदूर वर्ग है ना, फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, कि भाई जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उससे हम जो है ना, ये मजदूर वर्ग है इसको बचाने में, है ना, हमने देखा कि भाई कोरोना वायरस के दौर में कि ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो एक तरीके से कोरोना वायरस की चपेट में जो है ना, ये मजदूर वर्ग जो है सबसे ज़्यादा आया है, तो ये सबसे बेहद खराब पहलू रहा है।
आगे देखते हैं। द एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से एम्फेसाइज करते हो ना, जोर देना, किसी चीज़ पर बल देना। द एम्फेसिस इन द इनिशियल फेज, इनिशियल मतलब प्रारंभिक चरण, इनिशियल फेज, वाज ऑन डीलिंग विथ, डील के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है। इस डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, है ना, कोई समस्या है आपके सामने तो समस्या से जूझना, उसको बोलते हैं डील विथ द हेल्थ क्राइसिस। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब ये जैसे ही कोरोना वायरस की देश में शुरुआत हुई तो प्रारंभिक रूप से, है ना, इनिशियल फेज है ना कोरोना को, वो मतलब द एम्फेसिस इन द इनिशियल फेज वाज ऑन डीलिंग विथ द हेल्थ क्राइसिस इवन व्हेन द कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, वाज द क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जैसे ही देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो हमने सबसे पहले जो जोर दिया वो जोर दिया किस बात पर, कि किसी तरह से जो है ये जो स्वास्थ्य का संकट आ गया है ना कोरोना वायरस के रूप में हमारे ऊपर, इस स्वास्थ्य के संकट से निपटा जाए। भले ही इसका परिणाम हमें उठाना पड़े कि हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ जाएं, इकोनॉमिक संकट आ जाए हमारे ऊपर, लेकिन इकोनॉमिक संकट आए तो आ जाए, लेकिन सबसे पहले ये जो हेल्थ संकट है इससे बचना जरूरी है। ये एडिटोरियल बात करता है। वाइल द कंट्री वॉचेस विद हॉरर, हॉरर का मतलब क्या होता है, आतंक, दहशत, है ना। तो वाइल द कंट्री वॉचेस विथ हॉरर, कि हम जो है देखते हैं, पूरा की पूरा देश इस चीज़ को देखता है, क्या देखता है, और बड़े दहशत के साथ देखता है। द कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब है लगातार किसी चीज़ का जारी रहना, ऑफ द कलेक्टिव मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख, है ना, सामूहिक दुख, सामूहिक कष्ट, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वेल इनटू द थर्ड स्पेल, मतलब वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से, इनटू द थर्ड स्पेल का मतलब है अवधि, ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, कि भाई ये जो राष्ट्रीय लॉकडाउन बना हुआ है, इस राष्ट्रीय लॉकडाउन मतलब तीसरी बार, है ना, मतलब तीसरा चरण चल रहा है राष्ट्रीय लॉकडाउन का। और हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लगातार जो है दुख कष्ट बने हुए हैं, किन लोगों के कष्ट जो है लगातार बने हुए हैं, ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर मतलब ऐसे मजदूर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनके लिए कहा गया है माइग्रेंट वर्कर। तो इनकी समस्याएं जो है ना लगातार बनी हुई है, पूरा की पूरा देश जो है इनकी समस्याओं को देख रहा है लगातार। द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास का मतलब है शासन करने वाला वर्ग, है ना, रूलिंग क्लास का मतलब है शासन करने वाला वर्ग। द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, लेबर रिमेन्स वन ऑफ अटर, अटर का मतलब होता है कंप्लीट, और एपेथी का मतलब होता है उपेक्षा। बॉर्डरिंग ऑन कंटेप्ट, इसको ध्यान देना, ये जो बॉर्डर ऑन शब्द है ना, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब ऐसे हालातों में न कि भाई नेशनल लॉकडाउन जो है लगातार तीसरी बार बढ़ चुका है, जो हमारे कामगार मजदूर हैं या प्रवासी मजदूर हैं, इनकी समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है। और ऐसे हालातों में कि ये जो एटीट्यूड है, जो कि बर्ताव है, कि भाई जो वर्किंग जो रूलिंग क्लास है ना, जो कि मतलब एक तरीके से उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग का ये जो मजदूर वर्ग है, इनकी तरफ जो बर्ताव है वो बना हुआ है, रिमेन्स वन ऑफ अटर एपेथी, मतलब पूरी तरीके से शासन करने वाला जो वर्ग है उसने मजदूर लोगों की पूरी तरीके से उपेक्षा कर रखी है ना। तो ये जो उपेक्षा कर रखी है ना, ये बॉर्डरिंग ऑन कंटेप्ट, देखो ये जो बॉर्डर ऑन शब्द है ना, तो बॉर्डर ऑन समथिंग का मतलब होता है बिल्कुल लगा हुआ होना, कि भाई आपका व्यवहार जो है ना वो बिल्कुल, ये मानो कि बिल्कुल एक तरीके से एपेथी न कह के कह सकते हैं, बिल्कुल एक तरीके से कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का तिरस्कार, है ना, किसी का तिरस्कार करना, है ना, किसी के प्रति बहुत ही घृणा होना, कि आपका जो व्यवहार है ना, यानी कि उच्च वर्ग, यानी कि ये जो रूलिंग क्लास है उसका व्यवहार बिल्कुल बॉर्डर, है ना, बिल्कुल सीमा पे है, मतलब एक तरीके से उनका व्यवहार लगभग तिरस्कार के समान है, उसको बोलते हैं बॉर्डर ऑन समथिंग। आगे देखते हैं। वाई एल्स वुड ए गवर्नमेंट, अब एडिटोरियल जो है फाइनली एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, वाई एल्स वुड ए गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई क्यों कोई सरकार जो है फैक्ट्रीज को ये जो इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज का मतलब है प्राथमिक कर्तव्य, जैसे कि प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना, साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना। फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होता है, एड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सहायता या फिर उपचार, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना वो जो प्राथमिक उपचार के लिए जो प्रदान किया जाता है। एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब आपके बचाव के लिए जो उपकरण होते हैं। तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि भाई क्यों कोई भी सरकार जो है फैक्ट्रीज को छूट देना चाहती है, मतलब है ना, क्यों उनको राहत देना चाहती है, रिलीफ का मतलब है क्यों राहत देना चाहती है, कि कम से कम ये जो प्राइमरी उद्देश्य हैं कि भाई कोई भी फैक्ट्री है या फिर कहीं भी अगर जो है मजदूर काम कर रहे हैं तो ये तो बुनियादी जरूरतें हैं, तो इनमें राहत देने की कौन सी जरूरत आ गई, कि भाई पीने का पानी उपलब्ध कराओ, आप फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराओ, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो ये तो उपलब्ध कराए जानी चाहिए। और
सस्पेंड रिक्वायरमेंट, और जो है स्थगित कर देना है ना कुछ ज़रूरतों को, जैसे कि क्लीनलीनेस है भाई, साफ सफाई भी होनी चाहिए। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है ये जो हवा भी आनी चाहिए है ना, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेटर लगा होता है ना अस्पतालों में, वेंटिलेटर के माध्यम से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, तो वही हवा का है ना एक तरीके से वायु प्रवाह यंत्र, उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। तो वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, लाइट, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, कैंटीन होने चाहिए है ना, रेस्ट रूम भी होने चाहिए मजदूरों के लिए। इसके अलावा क्रैशेस का मतलब होता है शिशु पालनागृह, कि भाई माँ हैं या एक तरीके से मजदूर वर्ग है वो काम कर रहा है, तो उनके बच्चे जो हैं उस पालनागृह में या शिशु गृह में रह सकें। तो इनको इन बेसिक सुविधाओं को रखने में दिक्कत क्या आ रही है, ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कुछ वोकैब देखते हैं। कंटेम्प्ट है ना, तो इस कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है तिरस्कार या फिर घृणा। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। जब आप किसी के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं रखते अपने दिल में है ना, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट है ना। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई आपका ये जो बहुत ही एक पहली बात तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लगातार एक सदाबहार वो है, ये पूछा जाने वाला सिनोनिम एंटोनिम में ना, बहुत ही सदाबहार है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि आपका जो टेम्परेचर है ना, ये पीछे टेम्प्ट लिखा हुआ है इसमें है ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वह बहुत ही ऑन हो रखा है, आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि एक तरीके से मजदूर वर्ग है उसके प्रति आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप उनसे नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, उनको तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हो। तो इस तरह से याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूट पॉइंट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा प्रश्न जो कि विवाद का विषय हो है ना, एक तरीके से विवादास्पद जो प्रश्न होता है ना, तो ईडियम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसे मूट पॉइंट को है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे मूट जो है ना, एक तरीके से यहाँ पे मूट जो है वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेज ए क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन है ना, किसी प्रश्न को जो है बहस के लिए उठाना, उसको बोलेंगे हम मूट है ना। तो मूट पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान रखना। मूट पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि विवाद का विषय है, तो इस तरह से देख लेना इसे मूट पॉइंट है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं क्या याद करने की ट्रिक, कैसे मैंने याद कर रखा है। ये मूट जो लिखा हुआ है ना, ये मूट तो कर लेना आप अपने हिसाब से देख लेना है ना। मूट पॉइंट। अगला देखते हैं रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन है ना। तो इस शब्द में देखो ये आ रहा है VIV है ना। अब देखो ये जो VIV है ना, ये इसका मतलब होता है जीवन से संबंधित, कि कोई भी जीवन से संबंधित। देखो रिवाइवल का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवन है ना, फिर से जी उठना, फिर से जान आ जाना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं रिवाइवल है ना। बाउंस बैक है ना, फिर से जो है ताकत आ जाना। री का मतलब दोबारा, और विव का मतलब है जीवन। अब आप थोड़ी सी मेहनत आप भी किया करो। अब देखना ये जो विव है ना, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, और जैसे कि ये जो शब्द होता है ना हमारा सर्वाइव है ना। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित बने रहना। तो देखो इसमें भी आया ना विव, तो विव जो है हर उस शब्द में आएगा जो कि जीवन से संबंधित है ना। अब कुछ और भी संबंधित और भी शब्द होते हैं, उनको आप ढूंढना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, विवेसियस है ना, विवेसियस है, या फिर विविपेरस एक शब्द होता है ना। तो इन शब्दों को देखना और कौन कौन से शब्द होते हैं ना जिनमें ये आता है विव। तो ये जो रूट वर्ड है ना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की। शब्दों को रूट वर्ड से पकड़ के याद करोगे ना तो ज़्यादा समय, लंबे समय तक याद रहेंगे शब्द। तो सर्वाइव हो गया, या फिर विवेशियस हो गया, या फिर विविपेरस हो गया, रिवाइवल हो गया है ना। तो इसका मतलब हुआ पुनर्जीवन। अगला देखते हैं अमोरल। तो मॉरल का मतलब अगर आपको पता है तो अमोरल भी याद हो जाएगा है ना। मॉरल अमोरल है ना। तो अमोरल का मतलब हो गया नीतिहीन, जिसके कोई सिद्धांत हो। स्वीपिंग, तो देखो स्वीप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोलते हैं ना झाड़ू लगाना, स्वीप करना है ना। तो स्वीप झाड़ू लगाई जाती है बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में है ना, बहुत ही बड़े क्षेत्र में जो है झाड़ू लगाई जाती है। तो स्वीपिंग का मतलब हो गया व्यापक है ना। तो उस तरह से ध्यान रखना है स्वीपिंग को। कल भी मैंने इसको बताया था, इस शब्द को हमने कल भी देखा था, स्वीपिंग कल भी आया था शब्द। एम्बार्क ऑन, इस एम्बार्क ऑन का मतलब होता है जब आप किसी नई जर्नी की शुरुआत करते हो ना, तो उसको बोलते हैं एम्बार्क ऑन। इसको याद रख सकते हो आप किस तरह से, कि भाई क्या है कि एक तरीके से बार्क, इस बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। जो कुत्ते भौंकते हैं ना, तो क्या है कि जैसे आपने कोई यात्रा की शुरुआत की थी, नई यात्रा की शुरुआत, और आपके पीछे जो है ना कुत्ते पड़ गए, कुत्ते भौंक रहे हैं आपके पीछे, और आपने अपनी नई जर्नी की शुरुआत की और इधर जो है कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। तो इस तरह से रिलेट करके याद रखोगे ना तो धीरे धीरे याद रहेगा, और जब 2-3 बार रिपीट होगा ना शब्द तब जाके बैठेगा वो। ट्रिक तो आप लगा सकते हो, लेकिन इस ट्रिक से ये मत समझना कि वो परमानेंट याद हो जाएगा, वो आपकी टेम्परेरी जो मेमोरी है ना उसी में जाएगा। फिर आप रोज एडिटोरियल देखते रहोगे तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर ये शब्द दोबारा प्रयोग में आएगा, तो धीरे धीरे इस तरह से याद होगा वो शब्द है ना। तो इस तरह से याद रखना है इसको, एम्बार्क ऑन को। इग्रीजियस का मतलब होता है बेहद खराब, लेकिन
इसका मतलब तो होता है एग्रीजियस का बेहद खराब, लेकिन बेहद ही अच्छा शब्द है ये, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। 3 स्टार लगा दिए मैंने इसके ऊपर, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको, एग्रीजियस को। याद किस तरह से करोगे, देखो एग्रीजियस में क्या आ रहा है, पीछे रीजियस आ रहा है, रिलीजियस आ रहा है ना, थोड़ा सा याद रख सकते हो आप रिलीजियस। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो इसे, एग्रीजियस। और आगे क्या आ रहा है, इसमें आग आ रहा है ना। एग्रेसिव जो शब्द होता है ना, उसमें जैसे आग आता है आगे, तो एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक, है ना। तो उससे याद रख सकते हो इसे कि भाई जो रिलीजियस, जो कट्टर लोग होते हैं ना रिलीजियस के मामले में, है ना, तो वो बेहद खराब होते हैं, एक तरीके से वो बेहद नुकसान पहुंचाते हैं देश को, जो रिलीजियस के मामले में कट्टर लोग होते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो, रिलीजियस का मतलब है बेहद खराब। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल तो मैंने कई बार बताया हुआ है आपको शब्द। इस वल्नरेबल का मतलब होता है कि वल्नरेबल का मतलब होता है कि भाई जो बहुत ही कमज़ोर होता है ना, कि भाई जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, जिसे आसानी से जीता जा सके, जो आसानी से चपेट में आ जाए, उसको बोलते हैं वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल, है ना। तो इस शब्द को बहुत और ये भी शब्द जो है ना सिनोनिम एंटोनिम में काफ़ी पूछा जाता है, ये भी एक तरीके से सदाबहार है। ये जो इग्रीजियस शब्द है ना, ये तो क्या है, थोड़े डिफिकल्ट शब्द में आता है ना, लेकिन वल्नरेबल जो है ना और भी कॉमन है और पूछा भी जाता है लगातार, यानी कि छोटी छोटी एग्जाम्स जो होती है ना उनमें भी आपको देखने को मिलेगा वल्नरेबल। इग्रीजियस जो है हल्का सा टफ कैटेगरी में आता है इग्रीजियस, लेकिन वल्नरेबल जो है ना इतना ज़्यादा टफ नहीं माना जाता। तो ध्यान रखना वल्नरेबल, है ना, कि भाई जो है कमजोर है या फिर आघात योग्य, उसके लिए आप लगाओगे वल्नरेबल। बॉर्डर ऑन समथिंग, कोई बात आपने कही, वो बात किसी चीज के बिल्कुल बराबर है, उसके बॉर्डर है ना, उसकी सीमा पे ही चढ़ जाती है, बिल्कुल लगे हुए होना, उसको बोलते हैं बॉर्डर ऑन समथिंग। इफ बिहेवियर, ए क्वालिटी और ए फीलिंग बॉर्डर्स ऑन समथिंग मोर एक्सट्रीम, इट इज ऑलमोस्ट दैट थिंग। कि भाई कोई भी क्वालिटी जो है किसी बात के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाए, मतलब बिल्कुल वही हो उसका मतलब, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर ऑन समथिंग। जैसे राज्य सरकारों ने अभी क्या किया, राज्य जैसे कि यूपी की सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार जो करने की कोशिश कर रही है ना, तो लेबर लॉज में छूट देने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कोशिश है ना, लगभग ये कोशिश जो है किस चीज़ के बराबर है, मजदूरों का तिरस्कार करने के बराबर है, तो उसको बोला गया है बॉर्डर ऑन समथिंग। क्रैशे, इस शब्द को याद रखना, क्रैशे को शिशु गृह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा नया शब्द है। ज़्यादातर ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो किताबें हैं ना आपकी, ये जो जनरल किताबें जो भी चलती हैं आपकी, उनमें दिखेगा नहीं आपको ये शब्द। अब ये द हिंदू एडिटोरियल में दिख गया तो यहाँ से जो है वो उठा लेगा, एसएससी वाला या बैंक वाला या कोई और वाला,